हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग आपको रिविजन वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर करेंसी बैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं आपके इस रिविजन वीडियो से। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 में बच्चों आपका जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू करेंसी बैंकिंग, यानी कि मनी क्या होता है, कौन सी थ्योरीज हैं, मनी का क्या यूज़ है, मनी का क्या इम्पोर्टेंस है, मनी कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो मनी बेसिकली होता क्या है, व्हाट मनी से हम क्या समझते हैं। तो मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं वो किसके थ्रू होता है, वो मनी के थ्रू होता है। तो बच्चों अब आपके पास ये क्वेश्चन एक आता है कि मनी के क्या फंक्शंस हैं, मनी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि मनी के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। वो 4 मेन फंक्शंस क्या होते हैं मनी के। सबसे पहले आपका आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मनी वो जरिया है जिसके थ्रू आप चीजें एक्सचेंज करते हैं, आप ओनरशिप को एक्सचेंज करते हैं। कोई गुड्स एंड सर्विस आप खरीदने चाहते हैं तो आप उसे पैसा दे के ही खरीदते हैं। और अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप पैसे के बदले ही उस पर्टिकुलर चीज यानी कि उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स या सर्विसेज का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है मनी की वजह से। तो सबसे पहला फंक्शन मनी का है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड फंक्शन जो आपका मनी का आता है वो होता है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू कैसे है, आप किसी चीज को बेचने से पहले उसका मोल तय करते हैं। तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो मोल होता है, जो मूल्य होता है, वो आप किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, आप पैसे के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई इंसान अपने पास की कमोडिटी लाता था और दूसरे इंसान के पास अगर ऐसी कोई सामान, ऐसी कोई चीज होती थी जिसका पहले इंसान को जरूरत है, तो आपस में वो दोनों एक्सचेंज करते थे। एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। लेकिन ये एक्सचेंज कब होता था, ये तभी हो पाता था जब दूसरे इंसान को भी उस चीज की जरूरत हो जो पहला इंसान बदलना चाह रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत बहुत आती थी। तो मनी का यूज आया, मनी को डेवलप किया गया, पैसे को बनाया गया। तो यहाँ पे फिर वैल्यू का भी यूज आ गया कि किसी सामान की क्या कीमत है। जो कीमत लगाई जाती है वो पैसे के बेसिस पे लगाई जाती है। इसीलिए मनी का एक और काम क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी सामान, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की जो कीमत लगती है वो पैसे के टर्म्स में लगती है, यानी कि मनी के टर्म्स में लगती है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो काम कर ही रहा है। दूसरा मेन फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। जो तीसरा फंक्शन होता है मनी का वो होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो स्टैंडर्ड के तौर पे भी मनी काम करता है। अब स्टैंडर्ड के तौर पे कैसे काम करता है, जैसे कोई भी डेट्स हैं उनको आप कैसे, आपका जो कर्जा है आप कैसे पे करोगे, आप अपने घर का सामान लाके नहीं दे दोगे कर्जदारों को, आप पैसे के तौर पे ही पेमेंट करोगे। तो इससे क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स को भी मनी ने काफ़ी इजी बनाया है कि आप आराम से पैसे के टर्म्स में अपने डेट्स को सेटल कर सकते हो। फिर आपका लास्ट फंक्शन आता है, वो है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जब बार्टर सिस्टम चलता था बच्चों, तो आप लोग चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते थे। पुराने लोग क्या करते थे जब बार्टर सिस्टम चल रहा था कि उन्होंने जैसे ग्रेन्स हो गए, अनाज, उसको स्टोर करके रख दिया। तो एक टाइम के बाद उनको ये लगता था कि हम इस अनाज के बदले बाद में सामान खरीद लेंगे। लेकिन वो अनाज क्या हुआ, अनाज खराब हो गया
या अनाज में कीड़े लग गए, तो चीज़ें जो थीं काफ़ी लंबे समय तक रखी नहीं जा सकती थी। तो बार्टर सिस्टम की ये प्रॉब्लम्स थी जिनको कवर करने के लिए पैसे को बनाया गया था, यानी मनी को इवॉल्व किया गया था या डेवलप किया गया था। तो अब मनी क्या करता है, पैसा क्या करता है, आप कितने भी टाइम तक पैसे को रखें, कहीं पे भी रखें, आप 10 साल तक किसी सिक्के या नोट को रखते हैं, पैसा वैसे का वैसा रहता है, डिग्रेड नहीं होता है, किसी भी तरीके से खराब नहीं होता। तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाता है कि हमारे पास अगर आज ये 500 रुपए की नोट रखी है, तो हम आज के 4 महीने बाद भी इस 500 रुपए की नोट को यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, जब आपसे सवाल किया जाएगा कि मनी के क्या मेन फंक्शंस हैं, क्या मेन काम है मनी के, तो मनी के 4 मेन फंक्शंस हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, इनमें से भी क्या है बच्चों, ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 3 मनी के स्टैंडर्ड फंक्शन माने जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लोग इसको मनी का फंक्शन मानते हैं, काफ़ी लोग इसको मनी का फंक्शन नहीं भी मानते हैं। बट अगर आप इकोनॉमिक टर्म में देखते हैं तो ये चारों ही मनी के मेन फंक्शंस कहलाते हैं। फिर बच्चों मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। अब बच्चों, मनी का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो काम आपका पैसे की बदौलत होता है। अगर आपको सब्जी खरीदनी है, अगर आपको पेन खरीदनी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो भी आप मनी की वजह से ही जा पाते हो। वेदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो आपको मनी पे करना है, अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से या पर्सनल व्हीकल से आप जाते हो तो भी आपने उस व्हीकल को, उस स्कूटी, उस बाइक, उस कार को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया होगा। उसके पेट्रोल, उसके डीजल के लिए आप पैसा खर्च करोगे। तो आपका हर काम, आपके चारों तरफ कोई भी काम हो रहा है वो पैसे की बदौलत हो रहा है। यही मनी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। तो मनी का इम्पोर्टेंस आपका प्रोडक्शन में आता है, आपका कंजम्पशन में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, क्रेडिट क्रिएशन में आता है, फॉरेन एक्सचेंज में आता है आपकी मनी का सिग्निफिकेंस, या फिर आपका ट्रेड में आ गया। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस है मनी के, आपके चारों तरफ कोई भी काम हो रहा है वो मनी के बदौलत हो रहा है। फिर बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी का। तो मनी कितने टाइप्स के हैं? तो सबसे पहले आपका आता है कमोडिटी मनी। फिर आपका आता है फिएट मनी। आपके पास फिर फिड्यूशरी मनी भी है। फिर एक आपका आता है कमर्शियल मनी। आफ्टर कमर्शियल मनी आपके पास आ जाता है मेटालिक मनी। ये आपके टाइप्स ऑफ मनी होते हैं। पेपर मनी इज ऑल्सो देयर। तो ये आपके क्या है, ये आपके टाइप्स ऑफ मनी है। अब आपका कमोडिटी मनी क्या होता है? कमोडिटी मनी बच्चों जो बार्टर सिस्टम में होता था कि आप एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेते थे, यही आपका कमोडिटी मनी होता है। कमोडिटी मतलब सामान। तो कमोडिटी मनी क्या है, जो बार्टर सिस्टम में चलता था, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो मनी होता है जिसका जो फेस वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है उसके एक्चुअल वैल्यू से। ये आपका फिएट मनी होता है। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है जिसमें एक इंसान जिसने फिड्यूशरी मनी दिया होता है दूसरे इंसान को, तो पहला इंसान वो एक प्रॉमिसरी नोट टाइप की चीज दे रहा है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब आप हमारे पास ये फिड्यूशरी मनी लाएंगे तो हम आपको एक्चुअल मनी पे करेंगे। फिड्यूशरी मनी आप आसान भाषा में समझ सकते हैं जैसे कि बैंक चेक। बैंक के जो चेक्स होते हैं ये आपके फिड्यूशरी मनी होते हैं।
फिर आता है आपका कमर्शियल मनी। कमर्शियल मनी वो मनी है जो कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं, जैसे कि आपको लोन्स देना, क्रेडिट देना, ये सारी चीज़ें आपके कमर्शियल मनी में आती हैं। फिर आता है आपका मेटालिक मनी, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो पैसा होता है जो मेटालिक चीज़ों से बना होता है, ये आपका मेटालिक मनी होता है। और फिर आता है आपका पेपर मनी। पेपर मनी वो मनी है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ये सारी चीजें ये आपके होते हैं पेपर मनी। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मनी। ये भी बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ई मनी। ई मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब बच्चों ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? ये वो पैसा है, ये वो मुद्रा है जो आप ऑनलाइन माध्यम से एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम के थ्रू, जीपे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये जो पेमेंट हो रहा है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, आप अपने हाथों से फिजिकल पैसा नहीं दे रहे हैं शॉपकीपर को या किसी भी सर्विस के लिए, आपने अपने फोन से डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वे से ये पैसा ट्रांसफर किया है सामने वाले को, ये आपका ई मनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। यानी कोई भी पेमेंट जो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर क्रेडिट कार्ड इनके थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू कर रहे हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज हो रहा है। आप इसको फिजिकली पेपर नोट के रूप में नहीं दे रहे हो किसी को भी। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाता है। फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों मनी स्टैंडर्ड्स और मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। अब मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? होता क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर लागू किया जाता है या किसी भी चीज़ को डेवलप किया जाता है तो उसको देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस भी बनाए जाते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो मनी को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, यानी कि वो रूल्स जिनके बेसिस पे मनी को रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, आपके जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी दो टाइप के हैं, होते ये तीन टाइप के, बट आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं वो दो टाइप के आने वाले हैं। नंबर वन होता है आपका बाईमेटालिज्म और सेकंड आपका होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है बच्चों कि जो आपका मनी होता है उसे गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, यानी कि गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे मनी का जो वैल्यू है उसको जो है काउंट किया जाता है या डायरेक्टली लिंक किया जाता है गोल्ड से, गोल्ड रिजर्व से। और जो आपका बाईमेटालिज्म होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी दो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर को लिया जाता है, आपका जो वैल्यू होगा मनी का वो गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद जो एक थर्ड टाइप का है जिसे हम लोग मेनली फॉलो करते हैं वो आपका आता है मैनेज्ड मनी या फिर मैनेज्ड करेंसी। तो मैनेज्ड मनी और मैनेज्ड करेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक आपका वैल्यू ऑफ मनी डिसाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो बच्चों आपका जो मेथड्स ऑफ नोट इशू है, यानी कि कैसे आपके नोट्स को गवर्नमेंट इशू करती है आपके
कंट्री या फिर आपके इकोनॉमी में। तो इसके 4 मेन मेथड्स होते हैं। नंबर 1 आपका आता है मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। सेकंड आपका प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। थर्ड मिनिमम रिजर्व। एंड लास्ट में आपका आता है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। तो फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो एक लिमिट उसकी फिक्स्ड होती है, उतने इशू करता है, उतने नोट्स इशू करता है आपके इकॉनमी में। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल बैंक है उसको एक प्रोपोर्शन दिया जाता है जो यूजुअली होता है 25% से 40% के बीच का। इसी में वो नोट्स इशू करता है, इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इकोनॉमी में जितना रिक्वायरमेंट है मनी का उससे ज़्यादा एक लिमिट सेट करती है। यानी कि अगर इकोनॉमी में 50% का रिक्वायरमेंट होगा तो वो लिमिट सेट करेगी 70% पे, और 70% तक के नोट्स इशू करे जाएंगे। इसके आगे अगर आपको नोट्स इशू कराना है तो आपको लीगल सैंक्शन लेना पड़ेगा। और फिर आता है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है बच्चों नोट इशू का कि मिनिमम इतना परसेंटेज एक फिक्स्ड रहता है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक फिक्स रखती है कि मिनिमम इतना नोट इशू तो होना ही होना है एट एनी कॉस्ट। तो ये आपके 4 मेथड्स होते हैं नोट इशू के। फिर मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है बच्चों, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यानी कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होता है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज के लिए किया जाता है। अब ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया ट्रेजरी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विद इन अ ईयर आपके ख़त्म हो जाते हैं या जिनकी वैलिडिटी 1 साल तक की रहती है, उनको आप मनी मार्केट में डील करते हैं। तो मनी मार्केट क्या करता है, आपको हेल्प करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट गेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका इंडियन मनी मार्केट का पार्ट होता है। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आपके यूनिट 2 पे। तो बच्चों ये आपका यूनिट 1 यहीं पे खत्म होता है। नाउ वी शैल मूव ऑन टू योर यूनिट 2। तो यूनिट 2 में सबसे पहले आपका टॉपिक आता है क्रेडिट, कि क्रेडिट क्या होता है। तो बच्चों क्रेडिट बेसिकली क्या है, क्रेडिट जब आप किसी से कोई कर्जा ले रहे हो, कोई आपको पैसा दे रहा है या कर्जा आपको देता है एक इंटरेस्ट के ऊपर। अब ये कर्जा किसी से भी हो सकता है, आप किसी इंडिविजुअल से ले सकते हो या आप बैंक से ले सकते हो। तो क्रेडिट क्या है, जब आप किसी से एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हो या पैसा लेते हो एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि आप उस पैसे पे एक इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपका क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों रिक्वायर्ड होता है, फंक्शन क्या होता है क्रेडिट का। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ क्रेडिट। फंक्शंस क्या हैं, आप आखिर किसी से कर्जा ले क्यों रहे हो। लोग क्रेडिट लेते हैं, बैंक से लेते हैं या आपस में इंडिविजुअल से लेते हैं, किस लिए, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। जैसे कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो अब वो क्रेडिट लेती हैं कमर्शियल बैंक से। तो प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया, लिक्विडिटी के लिए आप इन सब चीज़ों के लिए क्रेडिट लेते हो। तो ये आपका जो है ये फंक्शन होता है। अब फैक्टर्स
कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके क्रेडिट को? कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्रेडिट इन्फ्लुएंस होता है, क्रेडिट कैपेसिटी इन्फ्लुएंस हो जाती है? तो अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं फैक्टर्स की जो क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है क्रेडिट वर्दिनेस। कोई इंसान जब क्रेडिट लेने जाता है तो उस इंसान की क्रेडिट वर्दिनेस यानी कि रिलायबिलिटी क्या है, ट्रस्ट वर्दिनेस क्या है कि अगर हमने इसको कर्जा दिया तो हमें वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको ये बात पता है कि ये जल्दी अपने कर्जे नहीं उतार पाता या इसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि ये कर्जा वापस नहीं कर पाएगा, तो आप उस इंसान को कर्जा नहीं देंगे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं कि वो किसी को भी लोन देने से पहले, किसी को भी क्रेडिट देने से पहले प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करते हैं क्रेडिट वर्दिनेस पता करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाकी बैंक से भी लोन लेके भागा है या कुछ भी ऐसा कि ये लोन्स नहीं टाइम पे पे कर पा रहा। तो क्रेडिट वर्दिनेस जितनी ज़्यादा हाई होती है आपको उतना ज़्यादा क्रेडिट मिल सकता है और उतने जल्दी मिल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन क्रेडिट वर्दिनेस अगर कम हुई तो आपको क्रेडिट लेने में ही बहुत डिफिकल्टी आती है। तो ये पहला फैक्टर है जो आपके क्रेडिट और क्रेडिट की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा आपका आता है इंटरेस्ट रेट्स। अगर बच्चों क्रेडिट लेते टाइम आप किसी बैंक के पास जा रहे हो और वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आप वहाँ से चाहे तो क्रेडिट नहीं लोगे या फिर क्रेडिट अपना कम कर दोगे। आप 10 लाख रुपए लेने गए थे तो आप सिर्फ 5 लाख 6 लाख रुपए ही लोगे। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई रहता है क्रेडिट लेना उतना डिफिकल्ट हो जाता है, लोग उतना अवॉइड करते हैं क्रेडिट लेना। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उतना कम क्रेडिट और जितना कम इंटरेस्ट रेट लोग उतना ज़्यादा लोन लेंगे, उतना ज़्यादा क्रेडिट लेंगे। फिर तीसरा आपका आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट बहुत ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा चल रहा है, कंजम्पशन अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छे जा रहे हैं, तो लोग उतना क्रेडिट लेते हैं क्योंकि मनी सप्लाई भी वैसे इंक्रीज होती है। बट अगर इकोनॉमिक कंडीशन बुरा है तो ऐसे में लोग कर्जा लेने से झिझकते हैं, वो कर्जा नहीं लेना चाहते, तो क्रेडिट भी डिक्रीज होता है। फिर आपकी आती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई बार क्या होता है बच्चों की गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसीज निकालती है कि हाँ हम इस वर्ग के लोगों को इतना कम इंटरेस्ट रेट देंगे या इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, या हम जैसे एंटरप्रेन्योरशिप उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली हैं कि लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो हम उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे और साथ में ये फैसिलिटी देंगे कि उनको लोन्स में इंटरेस्ट नहीं देना होगा या इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा, या किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो हम आपको ये फ़ायदे देंगे। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं तो क्रेडिट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, लोग उतना ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं। बट पॉलिसीज़ अगर रेस्ट्रिक्टिव नेचर की आ जाए, नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं तो लोग वहाँ पे क्रेडिट को थोड़ा सा कट डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो है ये थोड़ी बहुत फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं क्रेडिट को। फिर बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका आरबीआई। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कैसे या मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है आपके इकोनॉमी में? तो आरबीआई के दो फंक्शंस हैं या दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो आपके मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करता है। वो आपके हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में आता ही है कि आप आरबीआई की पॉलिसीज बताइए या आरबीआई के फंक्शंस बताइए या फिर आरबीआई कैसे मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। तो इसमें आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई द्वारा। तो सबसे पहले आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे आपको बताना होगा कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड क्वांटिटेटिव में फर्दर आपके
कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में आपका सीआरआर आ जाता है जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर आ जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है, रेपो रेट आ जाता है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सब आपका क्या हो जाता है, ये आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिससे मनी सप्लाई को या क्रेडिट सप्लाई को आरबीआई मैनेज करता है। अब सीआरआर क्या होता है, ये मिनिमम कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है जो आरबीआई मेंटेन करता है या फिक्स कर देता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री के, इंडिया के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर वो इंडिया में ऑपरेट होना चाहते हैं तो उनको कम से कम इतना कैश फिक्स्ड रखना है आरबीआई के पास, उसके बाद ही वो एलिजिबल हैं काम करने के लिए या ऑपरेट होने के लिए इंडिया में। तो अगर आरबीआई को लगता है कि बहुत ज़्यादा सरप्लस मनी सप्लाई हो रहा है इकॉनमी में, बहुत ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है इकॉनमी में, तो वो क्या करती हैं, वो सीआरआर को इंक्रीज कर देती हैं। तो कमर्शियल बैंक को और भी ज़्यादा पैसा, अपना जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास है वो आरबीआई के पास देना पड़ता है। तो उनका जो क्रेडिट ग्रांटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस क्रेडिट जा रहा है या मनी सप्लाई हो रही है इंडिया में, तो इस सीआरआर को आरबीआई इंक्रीज कर देगा, तो क्रेडिट सप्लाई या मनी सप्लाई वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मनी सप्लाई बहुत कम है तो सीआरआर को डिक्रीज कर दिया जाता है। अगर मनी सप्लाई कम है तो सीआरआर को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जो कैश रिजर्व रेशियो जब वो डिक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है जिसे वो दे सकते हैं ऑन क्रेडिट अपने कस्टमर्स को। तो इससे क्या है कि मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे सीआरआर होता है वैसे ही आपका होता है एसएलआर, जो कि होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व जैसे आरबीआई एक फिक्स रखता है कि कमर्शियल बैंक को मिनिमम इतना कैश हमारे साथ रखना है ऑपरेट करने के लिए, वैसे ही लिक्विड एसेट्स भी मेंटेन करने होते हैं। ये जो आपका एसएलआर होता है, ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखने होते हैं वो होता है। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स है। तो इसमें भी जैसे सीआरआर में होता है, अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है इकॉनमी में, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, तो उसको कम करने के लिए एसएलआर का रेशियो जो होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो कमर्शियल बैंक को और ज़्यादा लिक्विड एसेट्स आरबीआई के साथ रखने होंगे, तो वहाँ पे उसकी जो क्रेडिट ग्रांटिंग या मनी ग्रांटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली इकॉनमी में मनी सप्लाई पे कंट्रोल हो जाता है। वहीं अगर मनी सप्लाई बहुत कम है इकॉनमी में, उसको बढ़ाना है तो एसएलआर को डिक्रीज कर देता है आरबीआई, जिससे कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी जो होती है क्रेडिट ग्रांट करने की या पैसे देने की, वो इंक्रीज हो जाती है और लोन्स वो दे सकते हैं। मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये जो होता है ये डिफ्लेशन के टाइम होता है, और एसएलआर को इन्फ्लेशन के टाइम इंक्रीज किया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम डिक्रीज कर दिया जाता है। फिर आपका रेपो रेट होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई फिक्स करता है कि इस रेट पे वो सिक्योरिटीज जो होती है उनको कमर्शियल बैंक से खरीदे, जो रिजर्व रेपो रेट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई होता है इकॉनमी में, तो कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है इकॉनमी में देने के लिए, और आरबीआई को लगता है हमें इसे कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो रहा है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इकॉनमी में। तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होता है वो अपनी बेचता है कमर्शियल बैंक्स को, जो कि फ्यूचर टाइम में कमर्शियल बैंक वापस से आरबीआई को बेच सकते हैं एट अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे फिर यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। फिर होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इकॉनमी में, तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है, तो कमर्शियल बैंक के पैसे को अपने पास ले लेता है।
और वहीं पे अगर बहुत कम मनी सप्लाई है इकॉनमी में, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक से उनकी सिक्योरिटीज लेता है। जो सिक्योरिटीज उन्होंने बेची थी कमर्शियल बैंक को, वो खरीद लेता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन अगर होगा कि रेपो रेट में भी यही चीज हो रही है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। तो रेपो रेट में मेन जो चीज होती है बच्चों, वो ये होती है कि जो कमर्शियल बैंक है, जब वो आरबीआई से मनी बोरो करता है, आरबीआई से जब मनी बोरो किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये रेपो रेट वही चीज़ होता है। जैसे कमर्शियल बैंक ने अगर आरबीआई से मनी बोरो किया और उस टाइम इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत कम है, तो ये रेपो रेट आरबीआई डिक्रीज कर देगा, यानी कि इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसे उधार ले सकता है आरबीआई से, तो मनी सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि कमर्शियल बैंक जब ज़्यादा उधार ले रहा है आरबीआई से, तो वो और ज़्यादा लोन और क्रेडिट ग्रांट कर रहा है इकॉनमी में, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। बट अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है आपके इकॉनमी में, तो फिर क्या होगा कि आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट लेने की जो उसकी कैपेसिटी है, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि क्रेडिट को क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें से एक मेन चीज़ थी कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, लोग उतना कम क्रेडिट लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई होता है कंट्री में या इकॉनमी में, तो आरबीआई को जब उसे डिक्रीज करना होता है, वो अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक कम क्रेडिट लेता है। और जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा, तो वो क्रेडिट भी कम ग्रांट करेगा। और जब वो कम ग्रांट करेगा, तो जिस रेट पे उसने लिया है वही रेट वो अपने कस्टमर से चार्ज करेगा। तो कस्टमर्स जो होंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी कम क्रेडिट लेंगे। तो अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई है, जो एक्सेस मनी सप्लाई है, वो चेक हो जाती है। तो ये तो हो गए आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव में क्या आता है बच्चों, कि जो आरबीआई है वो नोटिस देता है, वो परसुएट करने की कोशिश करता है कमर्शियल बैंक्स को कि वो सही तरीके से काम करे, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, प्रॉपर चेकिंग हो, प्रॉपर वे में वर्किंग हो, प्रॉपर आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वालिटेटिव का पार्ट होती हैं, जैसे मैगजीन्स इशू करना, नोटिस इशूज करना या टाइमली गाइडलाइंस इशू करना, ये आपका क्वालिटेटिव आ जाता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन कब होता है बच्चों? इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली होता है महंगाई, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज करना, हर चीज़ का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाना प्राइसेस का कि वो कहीं ना कहीं एक बर्डन बन जाता है। तो इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, किन की वजह से इन्फ्लेशन होता है, या इन्फ्लेशन किस टाइप का होता है? तो सबसे पहले तो आपका आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर आपका एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आपका आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। वो सप्लाई शॉक। तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? फैक्टर्स आप कह लो इनको, या फिर आप इनको कॉजेज भी कह सकते हो कि किन रीजंस से इन्फ्लेशन होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बच्चों कब आता है? जब कोई ऐसा कमोडिटी, कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी डिमांड उसके प्रोडक्शन से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि आपका कोई फर्म है, उसका कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का परफ्यूम है जिसके आपने सिर्फ 5 लाख यूनिट्स बनाए हैं, लेकिन वो इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा उसका रिव्यू आता है कि 15 लाख लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास और आपके पास यूनिट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप परफ्यूम का प्राइस ही इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि
डिमांड जो है वो सप्लाई से जब ज़्यादा हो जाती है, जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड रहती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। फिर आपका आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बच्चों कब आता है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया, डिमांड नहीं इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कोई चीज़ बना रहा है तो अपने लॉस पे तो बनाएगा नहीं, तो जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर देता है। तो ये होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आपका आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन कब होता है बच्चों? जब जो वर्कर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करने लगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप हमारा वेज बढ़ाइए, आप हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो जब वर्कर्स या एम्प्लॉयज ये डिमांड करते हैं तो उनके सैलरी वेज को इंक्रीज करने से कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि वर्कर्स का वेज या उनकी सैलरी आपने इंक्रीज की है मैन्युफैक्चरर ने, तो वो कस्टमर से ये चीज़ निकालेगा सेलिंग प्राइस के बेसिस पे, तो वहाँ पे वो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर देगा। अगर उसने 10% इंक्रीज किया है वेज वर्कर्स का तो वो 10% सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे 10% का इन्फ्लेशन आपको मिल जाएगा। फिर आपका आता है सप्लाई शॉक। अब सप्लाई शॉक कब होता है बच्चों? सप्लाई शॉक तब होता है जब किसी नेचुरल कैलामिटी या किसी अनअवॉइडेबल रीजन से जो सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो अफेक्ट हो जाता है नेगेटिव मैनर में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर सीजन में आपकी जो सब्जियां हैं, जैसे कि हम प्याज को ले लेते हैं, प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हाई रेट चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन था वो ठीक से नहीं हो पाया, फसल खराब हो गई या अच्छा प्याज नहीं आया, तो जो अच्छा प्रोडक्ट है जो थोड़ा बहुत है उसका प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम ये मान लीजिए आपकी सप्लाई शॉक आपको तब देखने को मिल सकता है, कोई एरिया है वहां पे अचानक से बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, डैमेज हो गया, तो उधर से अगर कोई प्रोडक्ट आता था बाकी एरियाज में वो अब नहीं आ पा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन होता है कि किसी अनअवॉइडेबल रीजन से, नेशनल कैलेमिटी या गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ भी जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से अगर सप्लाई पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। फिर आपका आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, कि मनी सप्लाई अगर ग्रोथ रेट से ज़्यादा, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे मॉनेटरी इन्फ्लेशन आपका आ जाता है। फिर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल बैंक। ना बच्चों, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो इंडिविजुअल्स को वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको लेंडिंग लेना है, आप लोन्स लेना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो, या फिर आप अपने वैल्यूबल्स को सेफ रखना चाहते, जैसे गहने हो गए उनको लॉकर्स वगैरह में रखना चाहते हो, या फिर आप अपना सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज जो है वो नॉर्मल ले मैन को या कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, ये आपका कमर्शियल बैंक होता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग। और हाँ, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन एक ये भी होता है कि ये जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं इनका मेन काम ये भी होता है कि इनको ये इंश्योर करना होता है कि आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने रूल्स हैं, जितने इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए इकॉनमी में। फिर आपका आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग बच्चों क्या होता है? जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी था वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है, जहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो रही हैं कि आप घर बैठे कहीं से भी अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, डेस्कटॉप्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं। आप अपनी चेकबुक देख सकते हैं, आप अपनी चेकबुक अपडेट करा सकते हैं 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन माध्यम से। आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है
तो आप आराम से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको जाके चेक सबमिट नहीं करना कि चेक 2 दिन में जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में लोगों के पैसा डाल सकते हैं। तो ये सब ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ की जाती हैं वो आपका ई बैंकिंग होता है। एटीएम्स एंड ऑल भी आपके ई बैंकिंग का ही पार्ट होते हैं। फिर बच्चों आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स जो आम भाषा में, या फिर एफएक्स जो नॉर्मल सब बोलते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज के बीच। और एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट होता है बच्चों जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री में एक्सचेंज की जाएगी या बदली जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया और डॉलर की बात करें, इंडियन रुपीस एंड डॉलर की, तो वहाँ का यहाँ का 1 इंडियन रुपी यूएस डॉलर में डिफरेंट रेट का माना जाएगा। जैसे कि वहाँ का $1 यहाँ का शायद 84 रुपीस माना जाता है। तो ये होता है एक्सचेंज रेट, यानी कि वो रेट जिस पे एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी से बदली जाती हो। तो आपका नेक्स्ट एक टॉपिक और आपका बच्चों रह गया है, वो था आपका फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के बच्चों बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो नॉर्मली सबको पता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आपका हो गया, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स हो गया, क्रेडिट हो गया, या फिर ओपनिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट हो गया, वैल्यूबल्स को प्रोटेक्ट रखना बाय प्रोवाइडिंग लॉकर सर्विसेज हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में फैसिलिटेट करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स में फैसिलिटेट करना, प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स, आपको लोन्स देना, ये सारी चीज़ें आपके फंक्शंस ऑफ बैंक्स होती हैं। तो विद दिस बच्चों आपका ये जो करेंसी बैंकिंग है, करेंसी बैंकिंग के सारे यूनिट्स आपके इस रिविजन वीडियो में डिस्कस करे गए हैं। तो आई होप ये हेल्पफुल रहा है। आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे करेंसी बैंकिंग के, उनको इनमें डिस्कस किया गया है। ये आपका लास्ट मिनट रिविजन वीडियो है। आई होप कि आपको यूजफुल रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू।